नमस्कार साथियों, गूंज लाइव न्यूज़ में मैं शिव सिंह आप लोग का स्वागत करता हूँ। साथियों, जैसे कि आपने कल हमारा बजट पर सेशन देखा था, बजट पर मैंने आपको बताया था कि क्या निर्मला सीतारमण जी क्या बजट लाई हैं, उसका डिटेल आपको दिया था और आपसे कहा था कि हमारा जो बजट है साप्ताहिक बजट है, जो साप्ताहिक सेशन वो रहेगा। साप्ताहिक मतलब पूरे सप्ताह भर हम अपने आपको बजट के बारे में बताएंगे। तो आज बहुत हमारे साथ में स्पेशल गेस्ट बैठे हुए हैं। डॉक्टर लखन चौधरी सर कल्याण कॉलेज प्रोफेसर हैं और उनका करीब 30 साल का अनुभव है बच्चों के साथ। बच्चों को अपना अनुभव शेयर करते हैं। हमारे साथ भी सौभाग्य है गूंज लाइव न्यूज़ में। सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। और हमारे साथ में आप अपना अनुभव जो बजट के बारे में जो आप सोचते हैं वो आप बताएंगे। साथ में अजय सिंह सर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर कल्याण कॉलेज की। तो सर का करीब करीब 20-25 साल का अनुभव है। तो बजट के बारे में हम इनसे थोड़ा जानेंगे। सर, ये जो बजट है, जो अमृत बजट बताया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अमृत काल का ये पहला बजट है और इसको लेकर केंद्र सरकार बहुत उत्साहित है। और बजट को जिस तरह से प्रसारित किया जा रहा है कि आने वाले जो है 20-25 सालों के लिए ये जो है बजट काम करेगी और विकास की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी, ऐसा जो है सरकार के द्वारा कहा जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि बजट ठीक है, कि बजट जो है मिला जुला है, कि बजट से बहुत कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन बजट में बहुत सारी चीज़ें छूट भी गई हैं जिसको लेकर सरकार को काम करने की ज़रूरत थी। सबसे पहला तो मेरी नज़र में बजट एक तो मिला जुला बजट है, मतलब कुछ चीज़ें अच्छी हैं और कुछ चीज़ों पर सरकार को और काम करनी चाहिए थी। अच्छी चीज़ों में 5 प्रमुख बातें मैं इस बजट में देखता हूँ, जिसमें सबसे पहला है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 66% की वृद्धि की गई है और 79,000 करोड़ रुपए उसमें जो है बढ़ाया गया है। ये एक अच्छी चीज़ है। गरीबों के मकान के लिए सरकार ने ध्यान दिया है और गरीबों को मकान मिलना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आदिवासी विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए का इस बजट में प्रावधान किया गया है, वो भी एक अच्छी बात है। और आदिवासियों के विकास के लिए सरकार जो है गंभीर भी है और वो इस बजट में दिखता भी है। तीसरी महत्वपूर्ण बात महिलाओं के लिए, जो महिला सम्मान निधि के रूप में उनको 2 साल अधिकतम के लिए जो है 2 लाख रुपए तक की जो फिक्स डिपॉजिट है उसमें 7.5%, जबकि आज की तारीख में कहीं पर भी इतना ब्याज नहीं मिलता, तो 7.5% की दर से उनको ब्याज दिया जाएगा। ये भी एक स्वागत योग्य कदम है। एक और महत्वपूर्ण बात बुजुर्गों के लिए इस बजट में है, जहाँ पर जो सावधि जमा उनकी होती है, एकल सावधि जमा में 4.5 लाख से बढ़ाकर उसको 9 कर दिया गया है और संयुक्त में 9 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया है। तो बुजुर्गों के लिए भी इस बजट में अच्छा प्रावधान किया गया है, क्योंकि अब देखिए कि जिस तरह से मेडिकल खर्चे बढ़ रहे हैं, तो बुजुर्गों के लिए एक जरूरी कदम था, अच्छा कदम था। और एक महत्वपूर्ण और अंतिम जो अच्छी बात इस बजट की मुझे इस बार लगी, वो थी कि कर प्रणाली में जो टैक्सेशन सिस्टम में जो बदलाव किया गया है, उसमें 2 तरह का, एक तो 5 लाख जो न्यूनतम सीमा थी उसको बढ़ाकर 7 लाख किया गया है। इसमें बहुत सारे लोगों को फायदे होंगे। और दूसरा जो कर के जो ढांचे हैं, स्लेब है, उसमें चेंज किया गया है। तो कर प्रणाली में भी जो बदलाव 2 तरह के आए हैं वो भी अच्छे कदम हैं। सर, मैं अब संक्षिप्त में थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूँ। सर, बजट आपके अनुसार कैसा है, क्या है? बिल्कुल सर ने जैसा बताया, मैं भी कुछ ऐसा ही सोचता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने बजट में मेहनत की है, सभी लोगों का, सभी क्षेत्रों का ध्यान रखने की कोशिश की है। रक्षा से लेकर बुजुर्गों तक, बचत तक, डेवलपमेंट तक, इंफ्रास्ट्रक्चर तक, सब में कोशिश की है। और एक मिला जुला बजट रहा है। सर ने सारी बातें भी डिटेल में बताई ही हैं और कोशिश एक अच्छी है। इसका अब इम्पैक्ट आगे देखने लायक होगा, जरूर अच्छा पड़ना चाहिए। बाकी अभी आगे वक्त बताएगा। कुछ कमी बेसी तो हर बजट में रहती ही है, लेकिन सरकार ने इस पर मेहनत किया है। सर, दोबारा इस बार फिर मेड इन इंडिया और स्किल और डिजिटल पे बल दिया है, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल ठीक है। सरकार का वो देखिए फ्लैगशिप जो स्कीम होती है सरकारों की, हर सरकार की, चाहे वो भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, तो उस पर जो है मोदी सरकार कायम है और उसको आगे ले जाना चाहती है। स्टार्टअप है और बहुत सारे जो इनोवेशन पर काम है सरकार कर रही है, उसको आगे बढ़ा रही है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ये चीज़ें
मेरी नज़र में उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, समय जब बदलता है, टेक्नोलॉजी जब में बदलाव आता है, जैसे अब डिजिटल फॉर ऑल, इसका एक थीम था बजट का कि डिजिटल ऑल, तो डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है। आज गांव-गांव में भी आप छोटे छोटे हेकड़ी वाले, सब्जी ठेला वाले भी 80% जो ट्रांजैक्शन है डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है और ये बढ़ता जा रहा है। 5 रुपये भी मतलब ट्रांजैक्शन अब जो है पेटीएम और यूपीआई से लोग कर रहे हैं। तो ये तो चीज़ें देखिए समय के साथ होने वाले बदलाव हैं। कुछ और चीज़ें जो मैं चाह रहा था कि इस बजट में आनी चाहिए थी सरकार, जैसे 2-3 चीज़ें शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर इस बजट में सरकार ने थोड़ी सी अनदेखी की है कि शिक्षा 141 करोड़ की जनसंख्या आज हम हो गए हैं। भारत जो है चीन को पार कर चुका है। आपके दर्शकों के लिए मैं जानकारी बता दूं कि चीन की जनसंख्या से भारत की जनसंख्या ऊपर हो चुकी है। 141 करोड़ की हम जनसंख्या हो चुकी है, लेकिन शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर आज भी 2% के आसपास है, 2% से ऊपर नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है कि इतनी बड़ी जनसंख्या के स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए जो हमारे मानव संसाधन का सृजन करते हैं, आखिर हम लोगों को, आम आदमी को संसाधन बनाते हैं, तो ये 2 ही चीज होती है जो शिक्षा और संसाधन, जो मनुष्य को संसाधन बनाता है। तो इस पर सरकार को और खर्च करना चाहिए था। 2% से बढ़ाकर कम से कम 5% करना चाहिए था। हम यूरोप, अमेरिका और जितने विकसित देश हैं उनकी तुलना करते हैं और कहते हैं कि हमको उन देशों के जैसा बनना है। उन देशों में आप देखेंगे तो 15% से लेकर जो है 25-30% तक शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च होता है। तो ये एक चिंता की बात है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि कोरोना कालखंड में हमारे देश के करोड़ों मजदूरों को मनरेगा ने जो है किस तरह से जिंदा रखा था। महानगरों से लोग वापस गांव की ओर गए थे, वहां सालों तक कोरोना की वजह से वो जिंदा थे और उनसे उनको कितनी बड़ी राहत मिली थी। बड़ा दुखद है कि सरकार ने जो है उसमें बजट को 34% घटा दिया है, कम कर दिया है, और उसका बजट जो है 1/3 से ऊपर मतलब 34% की उसमें बजट में कटौती कर दी गई है। तो ये एक चिंता की बात है कि मनरेगा की उपेक्षा जो है सरकार ने की है, जो कि जो है ठीक नहीं है। इसी तरह से कुछ और चीजें हैं कि जैसे महंगाई की बात हम करते हैं कि महंगाई कम करने के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जबकि आज की तारीख में आप देखेंगे कि देश के 3/4 लोगों की जो जीवनचर्या है या उनका जनजीवन है महंगाई की वजह से प्रभावित है, और महंगाई को लेकर हर कोई परेशान है। मिडिल क्लास तो है ही, लोअर क्लास भी है। टॉप के आप 10% लोगों को छोड़ दीजिए तो कह सकते हैं कि 75 से 90% लोग महंगाई से परेशान हैं। उसके बावजूद भी महंगाई से राहत के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। युवाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं है। केवल एक प्रावधान किया गया है कि 47 लाख युवाओं को स्टाइपेंड देने की बात इस बजट में आई है। तो 47 लाख आपकी जनसंख्या का 0.5% भी नहीं होता। तो इतनी बड़ी जनसंख्या, और वो भी आप डायरेक्ट रोजगार भी नहीं दे रहे हैं, न बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, स्टाइपेंड दे रहे हैं। तो ये भी बहुत निराशाजनक चीज है कि इसमें युवाओं के लिए खासकर जो है बजट में कोई खास चीज नहीं आई है। तो इन चीजों को भी सरकार को देखना चाहिए था। सर, खास तौर से मनरेगा जो कोरोना के टाइम में काफी लोगों को, भुखमरी किसान हो चाहे श्रमिक हो, सबको बचाया है, तो उसको लेकर के, मनरेगा को लेकर के इतना ज्यादा निराशाजनक सरकार का क्यों रवैया है सर? क्या आपको दिखता है? सरकार का कहना तो देखिए, फिलहाल इस पर कई सवाल उठे तो सरकार तो ये जवाब दे रही कि सरकार का कहना है कि अब लोग जो है कोरोना कालखंड के बाद मनरेगा पर काम नहीं करना चाहते और फिर वापस शहरों की ओर चले गए हैं। तो डिमांड के बेस पे जो है इसकी राशि को घटाया गया है, ऐसा सरकार तर्क दे रही है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये तर्क जो है पर्याप्त है। भले ही लोग बाग, बहुत से लोग गांव से फिर शहरों की ओर जा रहे हैं काम करने के लिए निश्चित रूप से, लेकिन आज भी मनरेगा की उपयोगिता और उसकी महत्ता बरकरार है। ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको मनरेगा के द्वारा हम पूरा कर सकते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी को भी दूर करने के लिए मनरेगा जो है एक रामबाण साबित हो रही थी। तो मनरेगा के बजट करने का जो सरकार का तर्क है वो मुझे वाजिब जो है नहीं लग रहा है। अब सरकार चूंकि कह रही है कि बहुत सारे बजट जो है हमको संतुलित करना पड़ता है, तो इसलिए सरकार का अपना तर्क है। सर, नए टैक्स स्लैब पे, न्यू टैक्स रिजिम पे
ज़्यादा बल दे रही है जी सरकार जो है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, न्यू जो टैक्स सिस्टम है, नई कर प्रणाली है, उसमें दो प्रकार की है। तो पहला कि जिनकी कुल आमदनी 5 लाख रुपए तक होती थी, उनको अभी तक कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती थी, उसको अब बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है। एक स्वागत योग्य कदम है कि पिछले कुछ सालों से आमदनी तो बढ़ ही रही है, तो 7 लाख कर दिया गया। अब 7 लाख तक की जिनकी कुल आमदनी है, उनको अब 1 रुपए भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन देखिए, इसमें विरोधाभास स्थिति है कि जैसे ही इनकम 7 लाख से 1 रुपये भी ज्यादा होती है, तो उसको टैक्स के दायरे में आना पड़ेगा, और 3 लाख के बाद 3 से 6, 6 से 9 वाले दायरे में उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये एक इसमें जो है सरकार को इसमें एक कुछ उपाय करना चाहिए था। इसको लेकर कई लोग आलोचना भी कर रही हैं कि यदि थोड़ा भी राशि अधिक हो जाती है तो वो टैक्स के दायरे में आ जाते हैं। तो एक दूसरा जो टैक्स राहत जो कर प्रणाली में बदलाव किया गया है कि 3 लाख तक छूट है, उसके बाद 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, उसमें भी मामूली राहत मिली है। मुझे लगता है कि देखिए, 50,000 रुपया हर स्लैब में बढ़ाया गया है। 2.5 लाख था स्लैब, उसको 3 लाख कर दिया गया है। 3 लाख फिर उसके बाद जो है 5 था, उसको 6 हो गया है। 50-50 हजार हर स्लैब में बढ़ाया गया है। तो इसमें ठीक है, राहत मिलेगी, 20,000 रुपए से लेकर 50,000 तक की राहत मिलेगी। लेकिन दिक्कत ये है कि जो राहत मिल रही है उसकी तुलना में आज आप देखेंगे कि महंगाई जिस कदर में है, पिछले साल भर से 6-7% से ऊपर की महंगाई है, तो आपकी जो राहत मिल रही है उस सारी राहत को महंगाई खा जा रही है, महंगाई की भेंट चढ़ जा रही है। जो थोड़ी बहुत जो राहत मिल रही है टैक्स में, वो राहत महंगाई के भेंट चढ़ जा रही है। तो इसलिए ये राहत मैं बहुत बड़ी राहत नहीं मानता, मामूली राहत है। इसके बजाय में यदि सरकार महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई उपाय करती तो लगता है कि लोगों को ज्यादा फायदा होता। लेकिन अब चूंकि देखिए, फायदा होता है, आप किसी व्यक्ति को 1 कप चाय भी पिलाते हैं तो वो खुश हो जाता है। तो इसमें तो 20,000 रुपए से लेकर 50,000 तक का फायदा हो रहा है, तो लोग तो खुश हैं ही। और आयकर दाता, एक चीज हमको और देखना चाहिए कि भारत में आयकर दाताओं की संख्या 7 करोड़ है। मात्र 141 करोड़ की जनसंख्या में मात्र 7 करोड़ लोग रिटर्न भरते हैं, ITR, और उसमें से टैक्स मात्र 1.5 करोड़ लोग कटाते हैं। तो 1.5 करोड़ लोगों को ही मात्र इसमें फायदा होगा, मतलब जो 1% भी नहीं बैठता। तो कर प्रणाली में भी जो छूट मिला है वो केवल 1% लोगों को मिला है। लेकिन इसको इस तरह से प्रसारित किया जा रहा है कि देश की बहुत बड़ी आबादी को या बहुत बड़े वर्ग को इसका लाभ होगा। तो 1-2% लोगों को तो लाभ वैसे भी आप जो है मिलता है हर बजट में या हर योजना में। तो मैं इस राहत को कहें या इस योजना में बदलाव को भी मैं बहुत बड़ी राहत या बहुत बड़ा बदलाव नहीं मानता। एक और बड़ी बात देखिए, सरकार ने सप्तऋषि योजना की बात की है और समावेशी विकास से लेकर 7 अलग अलग योजनाओं की चर्चा सरकार ने इस बजट में किया है। अच्छी बात है, अमृतकाल का बजट है और सप्तऋषि योजना के द्वारा बजट को जो है जनता के सामने रखने का प्रयास किया गया है। लेकिन आप देखेंगे कि उसमें सबसे पहला समावेशी विकास की बात की गई है। समावेशी का मतलब होता है अंतिम छोर के व्यक्ति का विकास होना, है गरीब से गरीब व्यक्ति का विकास होना। आप देखिए, बजट में जो सबसे ऊपर के लोग हैं, जो कारपोरेट घराने के होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो सेलिब्रिटीज होते हैं, जिनकी महीने में करोड़ों की इनकम होती है, उन पर जो सरचार्ज लगता था और उनको जो कारपोरेट टैक्स लगता था उसमें 10% से ऊपर की कटौती कर दी गई है। जो 42-42% जो कारपोरेट टैक्स होता था उसको घटाकर 37% कर दिया गया है। इसी तरह से जो उच्च आय वर्ग पर जो 37% टैक्स लगता था उसको घटाकर 25% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि समावेशी विकास की जो अवधारणा है पूरी तरह आपकी ध्वस्त हो जाती है। आप केवल अमीर वर्गों को, उच्च वर्ग को, सेलिब्रिटी को, कारपोरेट घराने को, बड़े पूंजीपतियों को ही आप जो है छूट देने की मंशा बना रहे हैं। नीचे आय वर्ग को लालीपाप देकर आप बड़े लोगों की बचाव कर रहे हैं। तो समावेशी विकास इस तरह के अवधारणा से, इस तरह की चीजों से नहीं होता। समावेशी विकास वहां होता है जहां पर आप निचले स्तर के लोगों को अधिक से अधिक छूट, रियायत, सब्सिडी, सहायता का लाभ दें।
इस बजट में ये अवधारणा बिल्कुल ध्वस्त होती है और उच्च वर्ग के लोगों को ही इस बजट से फायदा होता दिखता है। अच्छा सर, दो चीजें हैं इसमें, एक तो है शिक्षा और दूसरा है युवाओं के लिए शिक्षा में डिजिटल लाइब्रेरी की बात करी है सरकार ने। क्या डिजिटल लाइब्रेरी से जो शिक्षा प्रणाली है जो बहुत कमजोर है आज भी, जैसे अगर बात कर लें मिड डे मील की, मिड डे मील में कटौती करी है सरकार ने इस बार अपने बजट में, और बात हम डिजिटल की कर रहे हैं, डिजिटल लाइब्रेरी की कर रहे हैं, क्या उससे शिक्षा प्रणाली मजबूत होगी? बिल्कुल होना चाहिए। अभी सर ने जैसा कि बताया, तो मैं इस पर थोड़ा सा और डिटेल बताना चाहूँगा कि जैसे मिड डे मील की आप बात कर रहे हैं या अभी हम मनरेगा की बात कर रहे थे, इन सब चीज़ों में अगर आप कैग की रिपोर्ट पढ़ें तो इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हो गया था कि इनमें कटौती करना अब उचित ही था, क्योंकि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार अब इसमें दिखाई देने लगा था। जिस उद्देश्य से मनरेगा बना था या मिड डे मील बना था, उसका सीधा सीधा दुरुपयोग हो रहा था। हाँ, रही बात जैसा कि अभी सर ने बोला कि शिक्षा और स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य में तो थोड़ा बहुत काम किया गया, लेकिन शिक्षा में जो रक्षा में इतना बढ़ाया गया, जो हमारी विचारधारा से थोड़ा ज़्यादा दिखाई देता है, उसको शिक्षा में लाने की जरूरत थी। रक्षा के बजट को जो बढ़ा के किया गया, बल्कि उसको शिक्षा में लाना था, क्योंकि हमारी भारतीय देश की जो विचारधारा है वो कभी साम्राज्यवादी भावना रही ही नहीं, तो उसके अनुसार उधर ना करके, क्योंकि ये विकास का आधार है। गांधी जी भी जो बुनियादी शिक्षा की बात करते थे, शुरू से ही हमारा दुर्भाग्य रहा है कि शिक्षा पे हम लोग, कोई भी सरकार जो भी आई, वो पूरी तरह से ध्यान नहीं दी। लेकिन कुल मिलाकर ये भी कहना पड़ेगा कि बजट एक प्रक्रिया ही ऐसी है कि इसमें सबको संतुष्ट नहीं किया जाता। वही गाना है ना, एक को मनाओ तो दूजा रुठ जाता है, इसमें हम सबको खुश कर ही नहीं सकते। हाँ, अब रही बात कि किस पे ध्यान दिया जाए। अब जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि पूंजीपतियों पे हमेशा से सभी सरकारों ने रखा है। कारण इसका ये है कि जितने भी समझदार व्यक्ति हैं वो इस चीज को समझते हैं कि किसी भी देश को अगर आगे बढ़ाना है, विकास पे ले जाना है, जैसा कि मोदी जी ने लाल किले से कहा था कि हमको आगे इसको विकसित भारत बनाना है, अभी हम विकासशील में चल रहे हैं, तो पूंजीपतियों की अनदेखी की ही नहीं जा सकती। सच्चाई यही है। हाँ, ये देखने वाली बात है कि किस हद तक। तो रही बात, तो शुरू से सभी सरकारों ने आम आदमी को तो झुंझुना पकड़ाया ही है, बस पकड़ाने का तरीका थोड़ा घुमा के रहता है, कभी इस तरीके से कभी उस तरीके से। फिर भी अगर पूरा ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना था। रहा मिड डे मील और मनरेगा की, तो पूरी रिपोर्ट या जो मैंने इस पर रिसर्च की, वाकई में पहले से इसमें थोड़ा ज़्यादा भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा था। तो इसमें उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना कि आगे सरकार को, जैसे सर ने बताया ना, स्टाइपेंड की जो व्यवस्था की, उसको और उसके साथ ही थोड़ा शिक्षा को और वो बनाना था, उसमें बजट बढ़ाना चाहिए था। हम लोग पूरे विश्व के अगर बड़ी बड़ी कंट्रियों से ऑब्जर्वेशन करें तो सभी कंट्री से हम लोग शिक्षा पे कम ध्यान दे रहे हैं, जो कि बहुत ही जरूरी है। लेकिन साथ ही पूंजीपतियों की एक बात करें तो अभी हाल ही में देखिए ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था का आधार क्या हुआ। तो अगर ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था से अगर हम सबक लें तो हम, कोई भी सरकार शायद ही पूंजीपतियों की अनदेखी करना पड़ता है। लेकिन हाँ, यही है कि किस हद तक, बाकी तो सर सब बता ही रहे हैं। सर, मैं पहले जानना चाह रहा हूँ कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या अंतर है, और कैपिटल पर ज़्यादा फोकस सरकार का क्यों है? देखिए, इस बार चर्चा में है कि सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से जो है खर्च करने का प्रावधान किया है। इसमें 10 लाख करोड़ रुपए, तो एक बड़ा अमाउंट जो है पूंजीगत जो व्यय जिसको हम कहते हैं, पूंजीगत व्यय वो व्यय होता है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना जैसे चीज़ों पर खर्च किया जाता है, जिससे आगे चल के रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, लोगों को नौकरियां मिलती हैं और लोगों को उससे आमदनी प्राप्त होती है। खाने पीने पर जो खर्च होता है वो अलग चीजें होती हैं। तो ये पूंजीगत व्यय जो बजट में होता है वही किसी भी बजट की दशा और दिशा को तय करता है। तो इसको लेकर भी इस बार इस बजट की काफ़ी चर्चा है, और 10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान जो सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से जो किया है, एक तो 66,000 करोड़ का पीएम आवास योजना में है ही, उसके अतिरिक्त 10 लाख करोड़ रुपए का ये जो खर्च किया गया है वो एक स्वागत योग्य कदम माना जा रहा है। और
देखिए, उपभोग व्यय और पूंजीगत व्यय दो तरह के व्यय होते हैं। उपभोग व्यय को जो है इसलिए उतना अच्छा नहीं माना जाता और कहा जाता है कि उसको जितना कम से कम जो है सिमट कर या कम करके रखा जाए और पूंजीगत व्यय को बढ़ाया जाए। पूंजीगत व्यय से आने वाले दिनों में जो है अर्थव्यवस्था विकास जो हम कहते हैं, डेवलपमेंट जो होता है, वो पूंजीगत व्यय से होता है। तो ये एक अच्छा कदम है। लेकिन इसका देखिए एक दूसरा पहलू भी होता है कि पूंजीगत व्यय में सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान तो कर दिया, लेकिन पिछले कई सालों से ये देखने को मिल रहा है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से जो बजट एलोकेशन होता है वो खर्चा नहीं हो पा रहा है। और दूसरा इसका एक साइड इफेक्ट आप कहें, दूसरा आप चीज देखिए कि आधारभूत संरचना के नाम से आप सड़कें बनवा रहे हैं, पहाड़ों को खोद कर टनल्स बना रहे हैं, उसके कारण जो आपका जो एनवायरमेंटल डैमेजेस जो हो रहा है, पर्यावरण जो नुकसान हो रहा है, वो एक बहुत बड़ा एक चीज है जिसको लेकर सरकार ने कोई चिंता नहीं जताई। कुछ ही महीना सप्ताह पहले जो है जोशीमठ में किस तरह से हिमालय क्षेत्र में किस तरह से प्राकृतिक आपदा आ रही है और लगातार वो रुकने का नाम अभी भी नहीं ले रही है, पिछले कई सालों से चल रही है। और उसकी वजह है सरकार की जो नई नई योजनाएं हैं। आप पहाड़ों को खोद कर जो है टनल्स बना रहे हैं, उसकी वजह से ये सारे डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, पूरा हिमालय का एरिया डिस्टर्ब हो चुका है। और उसके बावजूद भी आप टनल्स खोदने को रोक नहीं रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा को बढ़ाते जा रहे हैं। खेती की भूमि पर आप सड़कें बनवा रहे हैं, खेती की जमीनें कम होती जा रही हैं, लोगों की जनसंख्या जितनी ज्यादा है उसके लिए प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है और उसकी वजह से हमारा जो है महंगाई बढ़ रही है। हमको भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन सारी चीजों का आयात हमको विदेशों से करना पड़ रहा है, चाहे आप दालें ले, तेल ले, अनाज ले, हर चीज को आप फ्रूट्स ले, सब चीजें विदेशों से आयात करना पड़ रहा है क्योंकि खेती की जमीन दिनों दिन कम होते जा रही है। तो इस तरह से जो डेवलपमेंट का जो हमारा मॉडल है, हम विकसित देशों के मॉडल को अपनाकर हमारे देश को भी अमेरिका और यूरोप के देशों के जैसे बनाना चाहते हैं, तो ये इससे हमारा विकास हो नहीं रहा है, बल्कि हम विनाश की ओर जा रहे हैं। और जितना हम खर्चा करके साल भर में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किए रहते हैं, उससे ज़्यादा हमको नुकसान हो जा रहा है और उसकी वजह से जनधन की हानि हो रही है, वो अलग है। तो सरकार ठीक है कि 10 लाख करोड़ रुपया आप खर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसके बजाय में जो पहले की योजनाएं हैं उनको पूरा करनी चाहिए थी और उन योजनाओं में जो पैसा का आवंटन किया गया था उस पैसे का अभी तक खर्चा नहीं हुआ, वो लैप्स हो गया। एक और बड़ी बात बताऊं कि इस बार बजट में 45 लाख करोड़ का टोटल बजट है, खर्च करने का प्रावधान सरकार ने किया है। 45 लाख करोड़ का बजट है। 45 लाख करोड़ में सरकार की जो रेवेन्यू है, आमदनी इनकम है, मात्र 27 लाख करोड़ है। मतलब 27 लाख करोड़ और 45 लाख करोड़, 18 लाख करोड़ रुपया सरकार कर्ज लेकर, बाजार से उधार लेकर खर्च करने का प्रावधान कर रही है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि 18 लाख करोड़ रुपए कर्ज लेकर बाजार से एक तो खर्च करेगी नहीं इतना, और मान लीजिए यदि करेगी तो उसका बोझ किसके ऊपर आएगा, इससे महंगाई और कितनी बढ़ेगी। पर प्रति व्यक्ति आय लोगों की, प्रति व्यक्ति जो ऋण है, लोन है, वो और कितनी बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था किस तरह से दुष्चक्र में फंसेगी जाएगी। तो पब्लिक को बताने में ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं कि हम 45 लाख करोड़ का इतना बड़ा जम्बो बजट लेकर आए हैं, लेकिन हमारे पास रेवेन्यू मात्र 27 लाख करोड़ है। तो 40% मतलब 60% रेवेन्यू है, 40% हम ओवर वैल्यूएट कर रहे हैं। मतलब हमारे पास पैसा ही नहीं है, लेकिन हमने बजट बना दिया। हमारी इनकम 1 लाख है और हम 1 लाख जो है 40,000 करोड़ का, मतलब 40% एक्स्ट्रा बजट। अब कौन पूछता है 1 साल बाद कि जो है कितना आपने खर्चा किया, कितना खर्चा नहीं किया। तो इस तरह की चीजों से सरकार को बचना चाहिए था, लेकिन ब्यूरोक्रेसी हावी रहती है। और जैसा कि अजय भाई ने भी कहा कि भ्रष्टाचार और ब्यूरोक्रेसी, ये जो चीजें हैं, इस पर नियंत्रण लगाने की जरूरत है। मोदी जी जब सत्ता में आए थे 2014 में, तो जीरो टॉलरेंस करप्शन को लेकर बातें करते थे और उसी को लेकर जो है बड़ी 70% बहुमत मिला था। तो आज तो पिछले 8 साल में जीरो टॉलरेंस का भ्रष्टाचार तो जो है चरम पर पहुंच गया है। आज इतना भ्रष्टाचार की बात कभी नहीं करते। तो भ्रष्टाचार को रोक लगाने की जरूरत है। मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से योजनाओं में जो पैसे की कटौती की गई है, वो इसकी बड़ी वजह भ्रष्टाचार है।
लेकिन भ्रष्टाचार को रोकने की जिम्मेवारी आखिर किसकी है? सरकार यदि भ्रष्टाचार को रोकने में अक्षम साबित हो रही है तो ये सरकार की ही नाकामी है, ये इसके लिए जनता जिम्मेदार नहीं है। आप जो है चुनिंदा नौकरशाहों पर केस करते हैं, चुनिंदा राज्यों में आप ईडी जो है का, आईटी का, सीबीआई का रेड डालते हैं, अपने पार्टी के लोगों का बचाव करते हैं। तो इस तरह की नीतियों से देश जो है आगे नहीं बढ़ता और विकास नहीं होता। तो समावेशी विकास की जब आप बात करते हैं तो आपको सबको साथ लेकर चलना चाहिए और इस तरह के एक तरफा नीतियों से भी देश कभी आगे दूर तक नहीं जाता। सर आखिरी में आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इस पूरे बजट से आप लोगों को क्या बोलना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे, कुछ आप बोला। मैंने पहले ही बताया और सर जैसा कि बताया, मेरा ये मानना है कभी भी हर साल बजट पास होता है। बजट एक सामान्य प्रक्रिया है जो करना ही होता है सरकार को, लेकिन साथ में हमारी जनता का भी साथ देना जरूरी है। और जनता कभी भी सरकार का साथ जब तक नहीं देगी तब तक कोई भी बजट सफल नहीं हो सकता है। बजट जैसा कि बार बार मैं बता रहा हूं कि एक प्रोसीजर है, एक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये सफल तभी होगा जब सरकार की नीयत और साथ में जनता का साथ। जनता का साथ यहाँ कैसे मैं बता रहा हूँ, जैसा कि अभी हम लोग भ्रष्टाचार पे बात कर रहे थे, कितना भी सरकार कंट्रोल कर ले, अगर जब तक वहाँ की जनता अवेयर नहीं होगी, जनता साथ नहीं देगी, कोई भी सरकार भ्रष्टाचार पे लगाम नहीं लगा। क्योंकि हम एक तानाशाही देश में नहीं रहते हैं, प्रजातंत्रात्मक ढांचा है हमारे देश का, तो हम ज्यादा सख्ती नहीं कर सकते, किसी तरह का हम इस तरह का अनुशासन नहीं ला सकते। तो ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है। और दूसरी बात, जब हम किसी देश से किसी भी तरह का तुलना करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारी ये जो भयावह जनसंख्या है, जो भस्मासुर की तरह होते जा रही है, जब तक इस पे कंट्रोल नहीं होगा, किसी भी तरह की योजना, किसी कैसा भी बजट ये सही नहीं हो पाएगा, पास ही नहीं हो पाएगा, सफल ही नहीं हो पाएगा। उसका कारण ये है कि जनसंख्या की जो इतना बड़ा बोझ आ रहा है वो उसको कहाँ से, जैसे कि अभी सर ने बताया, उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए बता रहा हूँ कि लगभग भारत 20 प्रोडक्ट में नंबर 1 है वर्ल्ड में, लेकिन हम कंज्यूम कर जा रहे हैं, हम विदेश में निर्यात नहीं कर पाते हैं। तो कैसे? इससे हमको एक छोटा सा क्यूबा है, ब्राजील है, इतना ज्यादा गन्ने का निर्यात कर रहा है, हम लोग के यहाँ बहुत ज्यादा, हम नंबर 1 है, लेकिन सब कंज्यूम कर जा रहे हैं। तो ऐसे 20 प्रोडक्ट्स हम पूरे कंज्यूम कर जा रहे हैं। तो पॉपुलेशन को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि हम सब, आप सब जानते हैं कि क्षेत्रफल कितना और पॉपुलेशन कितना है। सर अभी बताया कि हम चाइना को पार कर रहे हैं, क्षेत्रफल हमारे पास है नहीं। तो हम किसी भी तरह का MS स्वामीनाथन के उस कृषि क्रांति से लेकर कि कौन सी ऐसी आप क्रांति लाएंगे, कहाँ से कितना उपजा लेंगे, कितना प्रोडक्शन कर लेंगे। लेकिन हाँ, अगर हम सब साथ देते हैं, जैसा कि मोदी का कहना है ना, सबका साथ सबका विकास, तो अंत में यही लागू होता है, सबका साथ देना ही होगा, सबको साथ देना होगा, तभी भारत विकासशील से विकसित हो पाएगा। बाकी रही बात बजट की, तो हमेशा की तरह ही है, लेकिन पहले से सरकार की इसमें मेहनत दिखती है। अब ये आगे देखने वाली बात है कि सरकार और जनता मिलकर इसको सफल बनाने में कितना उत्साह दिखाते हैं, कितना साथ देते हैं। सर आखिरी में आपसे एक उत्तर देना चाहूँगा, बजट तो अब आ गया है, पेश कर दिया सरकार ने, लेकिन अब सरकार और क्या बदलाव कर सकती है बजट को और अच्छा बनाने के लिए? आपका इस पर क्या वक्तव्य है? देखिए, बजट, ये सारे जो बजट संसद में रखे गए ये प्रावधान है। अभी इस पर संसद की मुहर लगनी है, इस पर लोकसभा में, राज्यसभा में चर्चा होगी। कई चीज़ों में जहां पर सरकार को लगेगा, सरकार की तरफ से, सरकार के प्रतिनिधियों से या विपक्ष से प्रस्ताव में संशोधन की बात आएगी, तो उसको जो है उसमें स्वीकार करना नहीं करना सरकार के ऊपर है। और सरकार उस पर यदि स्वीकार करती है तो रिवाइज्ड एक कंप्लीट बजट जो है संसद सत्र के आखिरी में आएगा और उसको लेकर फिर एक साल जो है खर्चे होंगे। तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ चेंज होगा या सरकार करेगी, ऐसा नहीं है। सरकार की तरफ से तो कोई रिवाइज होना नहीं है, विपक्ष की तरफ से जो आएगा उसको सरकार मानेगी नहीं। तो कुल मिला के एक तरफ से भले ही ये प्रक्रिया है बजट की कि संसद की मुहर लगनी है और उसमें थोड़ा बहुत कुछ चेंज भले आ जाए, लेकिन बजट यही मान लीजिए। लेकिन मैं आपके दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि देखिए, बजट एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया का पालन हर सरकारें करती हैं, और बजट आम आदमी के लिए नहीं होता। लोगों को लगता है कि बजट आम आदमी के लिए होता है, तो ये केवल खास लोगों के लिए होता है, सरकार के लिए होता है। बजट से कोई उम्मीद
जनता को पालना नहीं चाहिए और जनता को अपनी जो इनकम है, अपनी जो वर्तमान सोर्स है, आमदनी है, उसी में अपने घर के बजट को संतुलित करके अपने जीवन यापन के लिए रास्ते खोजने चाहिए। और एक चीज कोरोना कालखंड में हमने सीखा है, अब आपके दर्शकों को भी मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, कमाने से ज़्यादा अच्छा ये माना जाता है कि आप बचाते कितना है। आप भले ही कितना भी कमा लें, जब आप बचाते नहीं तो आने वाले भविष्य में आपके लिए खतरे हमेशा मंडराते रहेंगे। वैसे भी अर्थव्यवस्था की हालत खराब होती जा रही है, तो इसलिए जितना हो सके अपने बचत को बचा कर रखें। कोविड कालखंड में वही बचत काम आई है और वही बचत खत्म भी हो गई है। अभी बचत, पहले एक जमाने में भारत में आम भारतीय परिवारों की बचत 40% हुआ करती थी, मतलब जिस परिवार की जितनी इनकम होती थी उसकी 40% सेविंग होती थी। आज वो घटकर 4% पर आ गई है। तो इस बचत को बढ़ाने की जरूरत है। आप उसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है बढ़ाएं, और जितना अधिक बचा कर रखेंगे वही आने वाले दिनों में आपका काम आएगा। और बजट से ज़्यादा अपने बचत पर विश्वास करके अपने जीवन स्तर को, अपने परिवार को जो है बेहतर बनाने का संकल्प लें। यही शुभकामनाएं हैं 2023 की। तो साथियों, आज हमने जाना बजट के बारे में। बजट में क्या खास था, बजट कैसा था, आम जनता के लिए था या खास विशेष लोगों के लिए था, ये सारी चीज़ हम इसी तरह के एपिसोड आप लोगों के लिए और लाते रहेंगे। जैसे कि मैंने कहा है कि ये हम लोग का, जैसे हमारे वित्त मंत्री हैं उनका अमृतकाल बजट है, ऐसे ही हमारा साप्ताहिक एपिसोड चल रहा है और बजट पर रहेगा। छत्तीसगढ़ बजट पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे। और सर लोग का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज का ये एपिसोड एक प्रकार से खास इसलिए था क्योंकि सर लोग का अपना जो अनुभव है और सर लोग की जो जानकारी वो हम लोग के साथ सर ने साझा करी है। आगे मैं फिर चाहूँगा कि सर लोग आगे और भी आए, आगे और भी हम लोग साथ साझा करें इस तरह की खास जो अर्थव्यवस्था और ये सब को लेकर के बातें हैं। और बजट पे भी मैं चाहूँगा कि सर आप लोग आए और सेकेंड एपिसोड भी आगे हम लोग करें इस तरह की। तो साथियों, इस साप्ताहिक बजट में गूंज लाइव न्यूज़ में मैं शिव सिंह अपनी साथी कैमरा पर्सन कोमल के साथ विदाई चाहूँगा। आगे फिर हम मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।